हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आर्बिट्रेशन कैंसलेशन एक्ट 1996 के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के बारे में। दोस्तों, जब मैंने अपने विधि ज्ञान चैनल स्टार्ट किया था उसी वक्त मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था। उसमें कुछ कमियां हो गई थी जिससे कुछ छात्र को प्रॉब्लम आ रही थी। दोस्तों, मैंने फिर से इस पे वीडियो बनाने का सोचा। महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। आप लोग इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा और फिर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगेगा। तो आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मध्यस्थम को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्व को बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये एग्जाम में आता है। तो हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके इसको बारीकी से हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम मध्यस्थम के डेफिनेशन के बारे में यानी परिभाषा के बारे में देखेंगे। तो व्यक्तियों के विवादों के निस्तारण हेतु न्यायालय औपचारिक साधन, न्यायालय के अतिरिक्त विवादों के निस्तारण के अन्य साधन है, जैसे बातचीत हो गया, मध्यस्थता हो गया, सुलह हो गया। इस तरीके का औपचारिक साधन है। इन्हें विवाद निस्तारण के वैकल्पिक साधन कहा जाता है। यानी अगर किसी व्यक्ति के बीच में अगर विवाद होता है तो वह न्यायालय ही एक साधन है, लेकिन इसके अलावा भी वैकल्पिक एक साधन बना दिया गया है कि उसके द्वारा भी उस विवाद का निपटारा हो जाए। जैसे कि बातचीत से भी हो सकता है, मध्यस्थता से भी हो सकता है, सुलह से भी हो सकता है। तो इस तरीके का भी विकल्प दिया गया है कि व्यक्ति आपस में विवाद का निपटारा कर ले। अगर हम देखें आर्बिट्रेशन कैंसलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 2A में, तो इसके अनुसार जो है मध्यस्थम से तात्पर्य सभी प्रकार के मध्यस्थ से है, चाहे वह अस्थायी मध्यस्थम द्वारा संचालित हो अथवा नहीं हो। इसके अलावा मध्यस्थम से तात्पर्य एक या अधिक व्यक्तियों जिन्हें मध्यस्थ कहा जाता है के निर्णय के द्वारा विवादों के निस्तारण से है। मध्यस्थम नियमित एवं साधारण विधि के न्यायालय द्वारा नहीं बल्कि एक या अधिक व्यक्तियों जो मध्यस्थ कहलाते हैं के निर्णय द्वारा विवाद का निपटारा है। तो दोस्तों, अभी अपने परिभाषा के बारे में जाना। अब हम इसके आवश्यक तत्व को देखेंगे, यानी मध्यस्थम के आवश्यक। तो इसमें 5 तरीके के तत्व दिए गए हैं। सबसे पहले है मध्यस्थम करार, दूसरा है विवाद का मतभेद, तीसरा है न्यायिक रीति से निपटारा, चौथा है मध्यस्थम अधिकरण, पांचवा है पंचाट। दोस्तों, हम इन 5 तत्व को विवरण से समझते हैं कि ये 5 तत्व क्या कहते हैं मध्यस्थम के आवश्यक तत्व में। तो सबसे पहले हम देखेंगे मध्यस्थम करार। तो मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 के अनुसार जब पक्षकार या करार करते हैं कि उनके बीच के विधिक संबंधों से उत्पन्न विद्यमान अथवा भावी विवाद या विवादों के निर्णय हेतु मध्यस्थम को सौंपा या निर्देशित किया जाएगा, तो ऐसा करार मध्यस्थम करार कहलाता है। ऐसा करार लिखित होगा जब तक कि पक्षकारों के बीच विवाद के मध्यस्थम द्वारा निपटारे के लिए करार न हो तो मध्यस्थम नहीं हो सकता। मध्यस्थम के लिए लिखित मध्यस्थम करार होना आवश्यक है। करार का आशय स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप में प्रकट होना चाहिए। दूसरा था विवाद या मतभेद। तो मध्यस्थम तभी हो सकता है जबकि पक्षकारों के बीच विवाद या मतभेद हो। विवाद का मतलब है कि एक पक्षकार किसी बात पर अथवा विधिक दावा करे, दूसरा पक्षकार उस पर अस्वीकार करे। दावे का इनकार किया जाना अभिव्यक्त रूप से हो सकता है अथवा विवादित रूप से भी। जब पक्षकार अपने आचरण से दावे को इनकार करता है, जैसे एक पक्षकार दूसरे पक्षकार से अपने बकाया धन के भुगतान की बार बार मांग करता है और दूसरा पक्षकार चुप रहता है, कोई जवाब नहीं देता या समयावधि से भुगतान नहीं करता, तो यह विवादित रूप से इनकार माना जाएगा। अब हम इसमें देख लेते हैं कि किसी विवाद को मध्यस्थम की विषय वस्तु बनने के लिए कौन कौन सी शर्तों का आवश्यक है। तो सबसे पहले है विवाद मध्यस्थम करार की विषय वस्तु। दूसरा है विवाद सिविल प्रकृति का हो, अर्थात एक पक्षकार से सिविल अधिकार के उल्लंघन के कारण दूसरे पक्षकार पर सिविल दायित्व आरोपित करता हो, यानी क्रिमिनल यानी आपराधिक मुकदमे जो होते हैं उस प्रकृति का नहीं होना चाहिए। तीसरा है विवाद मध्यस्थम को सौंपे जाने योग्य हो। कई विवाद ऐसे होते हैं जिनको केवल न्यायालय द्वारा ही निर्णीत किया जा सकता है, जैसे किसी व्यक्ति की हैसियत संबंधी विवाद, दिवालिया संबंधी विवाद आदि। चौथा, यदि किन्हीं विवादों के संबंध में विधि द्वारा विशेष कानूनी प्रदान कर दी गई हो तो वे विवाद मध्यस्थम की विषय वस्तु नहीं हो सकते। जैसे कि मान लीजिए कि आजकल एक कानून बनाया गया है, कोरोना महामारी चल रहा है, इसमें अगर आप मास्क नहीं लगाइएगा तो आपको चालान भरना पड़ेगा। तो यह जो चालान जो है यह एक तरीके से मध्यस्थ
आपके बीच में नहीं आएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी इस पे कानून बनाया गया है कि अगर आप मास्क नहीं पहनोगे और सरकारी जगहों पे अगर आप घूमोगे तो उस जगह आपका चालान कटेगा और उस चालान का आपको पैसा पे करना होगा। वो किसी आर्बिट्रेशन और किसी मध्यस्थम से वो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। इसके बाद तीसरी बात थी न्यायिक रीति से निपटारा, यानी मध्यस्थम में विवादों का निपटारा न्यायिक रीति से अर्थात दोनों पक्षकारों को सुनवाई का पूरा अवसर देते हुए विधि के अनुसार किया जाता। यानी आप लोगों को पता भी है कि हमारे कानून में बताया गया है कि जब तक दोनों पार्टी की बातें नहीं सुनी जाएगी तब तक कोई जजमेंट नहीं दिया जा सकता। अब चौथी जो तत्व था, जो चौथी बात थी मध्यस्थम अधिकरण। मध्यस्थम तभी हो सकता है जबकि पक्षकारों के बीच के विवाद को एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा गठित यानी मध्यस्थम अधिकरण द्वारा निपटाए जाने का पक्षकारों का आस हो। अतः यदि विवाद मध्यस्थ या मध्यस्थों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति या प्राधिकरण द्वारा निपटाया जाता है तो इसे मध्यस्थम ही माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि दोनों पार्टी यह बात पे राजी हो जाएं कि हम मध्यस्थम से हम अपने इस विवाद को निपटारा कर लें, तभी वह विवाद मध्यस्थम योग होगा। अगर दोनों पार्टी में अगर कोई नहीं चाहता कि मध्यस्थम से सुलह हो, वह विवाद खत्म हो, तब तक वो मध्यस्थम उसका कोई प्राधिकरण उस पर लागू नहीं होगा। अंतिम जो बात थी यानी पांचवा था पंचाट। तो मध्यस्थम में पक्षकार के बीच विवाद पर निर्णय दिया जाता है जिसे पंचाट कहा जाता है। यह पंचाट निर्णय पक्षकारों पर बदगारी होता है। यानी कहने का मतलब है कि जब आर्बिट्रेशन के लिए जब दोनों पार्टी तैयार हो जाते हैं और जो प्राधिकरण होता है वो प्राधिकरण जब उस विवाद के निर्णय देता है तो उस निर्णय को दो पक्षों को मानना पड़ता है। दोस्तों अभी आपने बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल को समझा कि मध्यस्थम को परिभाषित कीजिए और इसके आवश्यक तत्व को बताइए। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को जरूर भेजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग विधि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं लॉ से जुड़े किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ मैं दोस्तों और एक बात बता दूं कि जो लॉ के स्टूडेंट हैं और उनको किसी भी विषय पे जो आपके स्क्रीन पे को जो सब्जेक्ट आ रहे हैं इसके नोट्स चाहिए तो दोस्तों आप लोग मुझसे नोट्स भी मांग सकते हैं। आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं और किसी भी तरीके का अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम दोनों मिलकर आपस में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों को मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।